इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 4 संभाग में फोर्थ ग्रेड एग्जाम की डीवी पोस्टपोन्ड हुई है, कौन सी डेट की पोस्टपोन्ड हुई है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट के भी 2 मंडल की डीवी शेड्यूल मेडिकल जांच हेतु जारी लिस्ट हो चुकी है। शेष मंडल की जब भी जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस वाला जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी डेट वालों का डीवी पोस्टपोन्ड हुआ है और उसके पीछे का क्या रीज़न है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं जिन भी कैंडिडेट का डीवी 6 अप्रैल को होना था उनको एसएमएस और मेल के माध्यम से इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 6 अप्रैल 2026 को प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने के कारण अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू संभाग में दिनांक परिवर्तन की सूचना हेतु, यानी कि जिन कैंडिडेट का डीवी अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू संभाग में 6 अप्रैल को आयोजित होने वाला था वो अब उनका 6 अप्रैल को आयोजित नहीं किया जाएगा। उनको नई डेट एसएमएस मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है हर संभाग के पहले चरण की जो लास्ट डेट है उसके अगले डेट ही आपको दी जाएगी, यानी कि जैसे कि चूरू संभाग में है तो 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो रही है डीवी, तो चूरू वालों को नेक्स्ट डेट है वो दी गई है 16 अप्रैल। इसी तरह आपके मंडल में भी जो भी डेट है वो आपको एसएमएस के माध्यम से, मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ ये डीवी 6 अप्रैल को पोस्टपोन्ड इसलिए की गई है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था आरपीएससी का जो 22 और 23 मार्च को पेपर था उस वजह से आईएन मेंस एग्ज़ाम था, उस वजह से भी जिनका 23 तारीख को डीवी था अजमेर में तो उनका भी पोस्टपोन्ड हुआ। ठीक इसी तरह उसी समय मैंने आपको कहा था कि एसआई का एग्ज़ाम भी है आपके 5 और 6 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को तो वैसे भी संडे है, लेकिन 6 अप्रैल को जिनका भी सेंटर अगर डीवी में जहाँ आपके हो रही है डीवी, जिस स्कूल में हो रही है, अगर वहाँ पर एसआई का सेंटर है तो आपका डीवी 100% पोस्टपोन्ड होगा। और आज आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जिसमें आप देख सकते हैं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और चूरू संभाग वालों का डीवी पोस्टपोन्ड हुआ। अब सवाल ये आता है कि बाकी वालों का क्यों नहीं हुआ। बाकी वालों का हो सकता है कि जहाँ पर उनका डीवी हो रहा है वहाँ पर एसआई का सेंटर नहीं हो, क्योंकि जिस स्कूल में सेंटर होगा तो वहाँ तो फिर डीवी पोस्टपोन्ड होगी। तो इस तरह से अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, चूरू संभाग में जिनका भी डीवी 6 अप्रैल को था उनको नई डेट एसएमएस मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। तो ये थी आज की फोर्थ ग्रेड डीवी को लेकर बड़ी खबर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत साथियों में डाउट है कि हमें डॉक्यूमेंट अभी भी डाउट बना हुआ है कि हमें एफिडेविट कौन कौन से में चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एफिडेविट वहाँ चाहिए, एक नंबर चीज़, अगर आपकी किसी भी अंक तालिका या कोई भी सर्टिफिकेट में अगर आपके नाम में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, इस तरह से कोई भी गड़बड़ है तो उसमें आपको एफिडेविट लगाना कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया हुआ है तो फिर आपको एफिडेविट लगाना ज़रूरी है। तीसरी बात, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, तो भी आपको एफिडेविट लगाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र, उस कंडीशन पर अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तब तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन इस बीच अगर आप OBC, MBC या EWS कैटेगरी के हो तब तो फिर अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको एफिडेविट लगाना होगा। और वो भी एफिडेविट मान्य है मैक्सिमम 3 साल तक का, उससे ज़्यादा अगर पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। और इसके अलावा महिला कैंडिडेट के लिए बता दिया जाता है कि आपका जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण पत्र है, महिला कैंडिडेट को ये दोनों प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम, पिता के आय के आधार पर बनाना, न कि पति के नाम या पति की आय के आधार पर। विवाहित महिलाओं के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, आपके पिता के नाम का बना होना ही मान्य होगा। अगर पति के नाम का बना लेके जाओगे तो वो अमान्य होगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको 2 सेट तैयार करने लेके जाने होते हैं। और सेट, अब बहुत साथी कह रहे हैं हम किस में चिपका के लेके जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेट तैयार करने हैं और
लेफ़्ट साइड में टॉप पर कॉर्नर में आप धागे से भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सेट नंबर 1 में आपको सभी सेट इसी क्रम में रखने हैं जिस क्रम में आपको चेकलिस्ट में दे रखा है। कोई कोई कह रहा है कि चेकलिस्ट 16 कॉलम वाली लेके जाए या 15 कॉलम वाली, आप चेकलिस्ट कोई भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके सभी डॉक्यूमेंट सेट है या नहीं। और दस्तावेज प्रश्न संख्या में क्या लिखे, तो दस्तावेज प्रश्न संख्या में आपने एक सेट कंप्लीट बना दिया, अब आप खुद चेक कीजिए क्योंकि आपको हर पेज पर नंबर लिखने होंगे, तो फिर वहाँ नंबर के अकॉर्डिंग आप खुद चेक कर लीजिए कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी अंक तालिका है या फिर जो भी मूल्यांकन जाति प्रमाण पत्र वो कौन से पेज पर है। जैसे कि मूल्यांकन प्रमाण पत्र आपके पेज नंबर सेट पूरा कंप्लीट हुआ उसमें 12 और 13 पर है, तो आप लिखोगे दस्तावेज प्रश्न संख्या में मूल्यांकन प्रमाण पत्र के सामने 12 से 13। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र जो भी जिस नंबर पर है वहाँ पर रखना है। और दूसरा सेट होगा वो पहले सेट का कंप्लीट फोटोकॉपी होगा और उस हर पेज पर आपको पेज नंबर भी लिखने होंगे और अपने सिग्नेचर भी करने होंगे। पहले सेट में भी सिग्नेचर करने हैं वहाँ पर जहाँ जिस पेज पर आपके सिग्नेचर नहीं किए हुए। अगर कहीं पर एफिडेविट कोई बना हुआ वहाँ पर अगर आपका सिग्नेचर है या कोई प्रमाण पत्र बना वहाँ पर अगर आपका सिग्नेचर है तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, यानी कि पहले सेट में कहाँ पर फोटोकॉपी लगेगी, कहाँ पर ओरिजिनल। देखो जैसे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं हुई है, 12वीं हुई है, RSCT हुई है, ग्रेजुएशन हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सभी फ़ोटोकॉपी पहले सेट में रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई एफिडेविट दे रहे हैं या स्क्रूटनी फॉर्म दे रहे हैं, एडमिट कार्ड दे रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं या दहेज धूम्रपान गुटखा तंबाकू वाला दे रहे हैं या हैंड रिटन वाला दे रहे हैं, विकल्प पत्र दे रहे हैं, तो ये सब चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, तो ये सब ओरिजिनल रखना। लेकिन जहाँ से अंतिम शिक्षा प्राप्त की वो चरित्र प्रमाण पत्र फोटोकॉपी रखना है क्योंकि वो बार बार नहीं देते हैं। जहाँ से भी आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ से एक बार चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है। और अगर आपने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा, आपका विवाह 2006 के बाद हुआ तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। अगर इससे पहले हुआ तो उसका भी फॉर्मेट जारी किया गया, वो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट फिल करके दिखाना है। और दूसरा सेट है वो पहले सेट का कम्प्लीटली फ़ोटोकॉपी होगा। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेडिकल वालों का 2 मंडल का जारी हो चुका है, यानी कि PH कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके भी मेडिकल जाँच हेतु शेड्यूल जारी हो चुका 2 मंडल का। पीछे 7 मंडल का भी जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी है। फिर चाहे वो शुरुआत से लेकर अभी तक का कम्प्लीटली हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, उसके बाद आंसर की को लेकर हो, प्री DV रिजल्ट को लेकर हो, उसके बाद डॉक्यूमेंट को लेकर हो, कोर्ट केस को लेकर भी जो भी सूचना आ रही है, सब जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। और वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री पर आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के लिए आपको आधार कार्ड लेके जाना कंपलसरी है। देखो कोई कह रहा है ID कार्ड में हम दूसरा ID कार्ड लेके जाइए तो वो लेके चले जाइए, लेकिन आधार कार्ड लेके जाना कंपलसरी है, बायोमेट्रिक के समय काम आता है। और इसके अलावा जैसे ही आपका बायोमेट्रिक होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक स्लिप दे दी जाएगी और उसमें आपके दल संख्या जो भी सब जानकारी लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अंदर प्रवेश करना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी PDF की फॉर्मेट है, वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।